बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 60 होते हैं और जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए, अगर हम 2024 की अगर एनालिसिस करें तो जीके से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ और डीआई से 17 क्वेश्चन थे, ये 16 क्वेश्चन से टोटल मिला के 60 क्वेश्चन थे जिसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाने थे। चलिए, तो आज हम मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। किन्हीं को अगर इसके पैटर्न के बारे में अच्छे से समझना है तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाके वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, हमें इकाई अंक निकालना है। हमें क्या करना है? इकाई अंक निकालना है। और किसका इकाई अंक निकालना है? तो हमें निकालना है 254, 218, 567 और 413 है। इसके गुणनफल का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखो, यूनिट डिजिट का कहानी होता है कि अगर हमें किसी भी गुणनफल का इकाई अंक निकालने के लिए बोले, यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले, तो हमें उसके सिर्फ गुणनफल के इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। चलिए, क्लास के साथ कौन कौन जुड़े एक बार आपको देख लें। क्लास के साथ सभी लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो, मैथ्स का पेपर है। चलिए, मधु कुमारी, चलिए, काफिया नाज। चलिए, अब ध्यान से देखिए, हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट का इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ उसके इकाई अंक से मतलब है। हमें यहाँ पे सिर्फ 4 से मतलब है, यहाँ हमें सिर्फ 8 से मतलब है, यहाँ हमें सिर्फ 7 से मतलब है और यहाँ हमें सिर्फ 3 से मतलब। क्लियर है बात? अब यहां से देखो, अब हमें इसको गुना करना है तो गुना कर रहे होंगे, जोड़ना होता तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गुना करना है तो यहां से हम करेंगे 4 8 कितना हुआ? बोलो 32। 32 का इकाई अंक बोलना है, बोलो 2। 32 का हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। तो 4 8 32, 32 का इकाई अंक 2, 2 सते 14, 14 का इकाई अंक बोलो कितना होगा? 4 और 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक कितना होगा? 2। तो इसका मतलब इस गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वह 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। क्लियर है बात? तो यहां से आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि यदि हमें किसी भी गुणनफल का इकाई अंक निकालने के लिए बोलता है तो हमें उस गुणनफल के सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। जवाब आया है। चलिए, काफी अनाज, बहुत सुंदर। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दूसरा सवाल है वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? ध्यान से देखना, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे दुगना करने पे वह जो संख्या है वह 24, ठीक है, 18, 21 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। आप हमें बताओ कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको अगर हम दुगना करें तो वह जो संख्या होगा वह 24 से, 18 से, 21 से और 15 से पूर्णता क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, पूर्णता विभाजित हो जाए। अब देखो यहां पे क्या करोगे आप। सबसे पहला चीज, वह छोटी से छोटी संख्या आपके ऑप्शन में हो। ऐसे सवालों को बनाने के लिए ऑप्शन मेथड बेस्ड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप सवाल को पेपर में कर रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए अगर आप सवाल को कर रहे हैं तो सवाल को जल्दी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे हम सवाल को क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, ऐसे जब आप क्लास में आओगे तो हम इसका पूरा डिटेल क्लास भी लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन मेथड भी सिखाया जाता है, जिसमें आपको बेसिक मेथड भी सिखाया जाता है और उसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी सिखाया जाता है कि हम सवालों को कैसे करते हैं। तो क्लास में आपका जो क्लास चलेगा उसमें काफी डिटेल से चीजों को सिखाया जाएगा। अभी हम पेपर सॉल्व करने के दृष्टिकोण से कि आप पेपर को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं हम उस पर जा रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आपसे बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको दुगना करने पे वह 24, 18, 21 और 15 से विभाजित हो जाए। अब यहां पे देखो, कटने का नियम हम यहां पे लगाएं। 24 से कटने का क्या नियम है? ये होगा 3 गुना 2 गुना 4। अगर कोई संख्या 3 से, 2 से और 4 से, अगर इन सारे से कट रहा है तो वह संख्या 24 से क्या होगा? कटेगा। चलिए,
वह छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा ये बात। फिर अगर हम इसको लेते हैं, ये हो गया 3 गुना 2 गुना, ठीक है यार, आप 9 गुना 3 भी ले सकते हो इसको, ठीक है। 9 गुना 3 देखो क्या क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा वहां 24 से बोल रहा है, 18 से बोल रहा है, 21 से बोल रहा है और 15 से बोल रहा है। तो 24 से कटने के लिए 3 से, 2 से और 4 से कटना चाहिए। 18 से कटने के लिए 2 और 9 से कटना चाहिए। 21 से कटने के लिए 7 और 3 से कटना चाहिए। 15 से कटने के लिए 3 और 5 से कटना चाहिए। अब देखो 3 से कटने का नियम आपको आना चाहिए कि कोई संख्या 3 से कब कटती है, जब उसके अंकों का योगफल 3 से कटे। ये सब बेसिक चीजें आपको हम बताएंगे क्लास में, ऐसे फिलहाल अभी आप याद रख लीजिए। 2 से कटने का नियम आपको मालूम है कि कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका आखिरी अंक 0 हो या 2 से कटने वाली कोई संख्या हो। 4 से कोई संख्या तब कटती है जब उसका आखिरी 2 अंक डबल 0 हो या आखिरी 2 अंक 4 से कटे। 9 से कटने का नियम होता है अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। उसी तरह अगर हम 3 से कटने का नियम देखें, ठीक है, तो 3 से कटने का नियम भी वही है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 5 से कटने का नियम है कि आखिरी अंक 0 हो या तो 5 हो। अब आइए वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दुगना करने पे इन सारे से कटे, तो हम छोटा से छोटा पहले उठाएंगे। तो अगर हम छोटा से छोटा पहले उठाया और उसका डबल करें, जैसे हमने सबसे पहले उठाया 392, याद रखिएगा छोटा से छोटा बोल रहा है। तो अगर 392 हमने उठाया और 392 का अगर हम डबल करते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूना 4, 9 दूना 18, 6 और 1 7। अब हम किसी एक को चेक करते हैं। 24 से कटने के लिए 3 2 4 से कटना चाहिए, पहले हम 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से कटे, 8 4 12 और 7 19 हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन होगा नहीं, पहला खत्म हो गया, पहला बार भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं छोटा से छोटा देखना है, तो उसके बाद उसका छोटा कौन होगा, डबल करते हैं। 630, 630 का डबल करोगे, ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 12, यानी हो गया 1260। प्लीज ध्यान देना 1260, याद रखिएगा डबल करने पे, तो ये हो गया हमारा 1260। अब यहां पे देखो अगर हम इस 1260 को देखते हैं, तो 1260 जो है वह 3 से भी कट रहा है, यस, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 24 से कटेगा। 18 से कटने के लिए 2 और 9 से कटना चाहिए, ये 900 भी कट रहा है क्योंकि अंकों का योगफल 9 है, तो 9 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही, तो 18 से भी कट। 21 से कटने के लिए 7 और 3 से कटना चाहिए, ये जो हमारा है वह 7 से भी कट रहा है, देखो ध्यान से 7 से भी कटेगा और ये 3 से तो कटेगा ही कटेगा, तो इसका मतलब 21 से भी कटेगा। और 15 से के लिए, 15 से कटने के लिए 3 और 5 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए बोलो, 3 और 5 से कटना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 से कट रहा है क्योंकि अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, बिल्कुल। अब 5 से कटने के लिए आखिरी अंक 0 और 5 है, यस 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बताओ जल्दी से, तो वह छोटी से छोटी संख्या 630 होगी, नॉट 1260, क्योंकि बोल रहा है डबल करने पे इन सारे से कटे, तो छोटा से छोटा संख्या यही होगा ना। अब हालांकि 1260 से ही कट रहा है, लेकिन इसका डबल करने पे बोल रहा है ना, तो छोटा संख्या 630 है, यहां से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आप गलत बनाए हैं, काफिया नाच, चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप। कहीं भी दिक्कत हो लाइव चैट में कमेंट करना, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये सवाल देखो, ये सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वह है 0.04 और बोल रहा है एक का गुणनफल 1/4 है, मतलब बोल रहा है, यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा सुधार है, यहाँ पे अंग्रेजी में बोल रहा है एक संख्या जो है वह दूसरे का 1/4 है, ठीक है, ये यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, एंड 1 is 1/4 ऑफ अदर, ठीक है, हिंदी में थोड़ा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है कि 1 is 1/4 ऑफ अदर, यानी एक संख्या जो है वह दूसरे का क्या है, 1/4 है। अब यहां पे देखो, अब यहां से क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमने एक संख्या x माना और एक संख्या हमने y माना, इन दोनों का जो गुणनफल है वह है 0.04, क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो एक संख्या है वह दूसरे का 1/4 है, मतलब जो x है वह y का 1/4 है, क्लियर है बात।
तो यहां से अगर आप y का मान निकालोगे तो y बराबर यहां से आ गया 4x, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा y है, क्या आप इस 4/0.04 को लिख सकते हो? 4/100, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। अगर आप इसको काटोगे तो ये 4 एका 4 25, यानी 1/25 बार में कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा, बोलो जल्दी से, बिल्कुल कटेगा। अब यहां पे देखिए, अब हमें यहां पे क्या करेंगे, x इंटू, बोलो y का मान क्या दे रखा है, 4x, तो यहां पे हम 4x रख देंगे, और ये हमारा हो गया 1/25। अब ये हो गया हमारा x स्क्वायर, इस 4 को नीचे भेज दो, 4 को नीचे भेज दो भाई, ये हो गया 1/100। अब यहां से देखो x का मान निकालोगे तो √1/100 का मतलब हो गया 1/10, मतलब x का मान आ गया 0.1। क्लियर है बात, हाँ ना बोलो, 0.1 आ गया, यस। तो x का मान अगर 0.1 आ गया तो y का मान निकालना बेहद आसान है, y बराबर 4 इंटू एक्स के जगह लिख दो 0.1, पॉइंट हटाओगे यहां चिपकाओगे 10, तो ये हो गया 0.4, यानी 0.4। x का मान 0.1 और 0.4, तो आंसर होगा 0.4 और 0.1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यस, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सभी को ट्राई करना है, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना है, जो भी बन रहा है बनाइए। हम तो आपको डिस्कशन करा ही रहे, कि बता ही रहे, जहां भी दिक्कत हो लाइव चैट में कमेंट करना है, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अगला सवाल देखिए, बोल रखा है एक मोटर बाइक कंपनी ने 3 दिवसीय विशेष बिक्री में 66 बाइकें बेची। प्रत्येक दिन कंपनी ने पिछले दिन की तुलना में 8 अधिक बिक्री की, तो तीसरे दिन कितनी बाइकें बिकी? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये, आप इसको बना सकते हो, देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहला बात बोल रहा है कि एक मोटर बाइक कंपनी है, एक मोटर बाइक का कंपनी है तो मोटरसाइकिल बनाती है, और सॉरी कम बनाती नहीं है, बिक्री करती है, कोई बात नहीं। 3 दिवसीय विशेष बिक्री में 66 बाइक उसने बेच दी। प्रत्येक दिन कंपनी ने पिछले दिन की तुलना में 8 बाइकें अधिक बेची। मान लो कंपनी ने पहला दिन एक्स बाइक बेचा, क्या किया, एक्स बाइक बेच दिया। दूसरा दिन वह क्या करेगा, पिछले की तुलना में 8 ज्यादा बेचेगा, तो उसने दूसरा दिन x+8 बेच, कितना बेच दिया, x+8 बेच दिया। और तीसरे दिन क्या करेगा, 8 और अधिक बेचेगा, तो ये x+16 बेच देगा। क्लियर है बात। अब बोल रहा है तीनों दिन मिला के 66 बाइक बेच दिया, मतलब कि सर x+8+x+16 ये टोटल जो है वह किसके बराबर है, बोलो बोलो बोलो, 66 के बराबर है। क्लियर है बात, के बराबर है, 66 के बराबर है। अब यहां से जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो हो गया ये 3x, और ये 8 और ये 16 कितना हो जाएगा, यहां से कर दो, ये हमारा हो गया 22। 24। अब यहां से ये 3x की वैल्यू आ जाएगी 66 माइनस 24, 42। तो जैसे आपने 3x की वैल्यू 42 ले आया, तो x की जो वैल्यू आएगी वह 42/3 आएगी, मतलब कि 14 आएगी। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो, क्लियर है बात। तो x की वैल्यू आनी, पहला दिन उसने 14 बाइक बेची, हमें तीसरा दिन का पूछ रहा है, तो बस यहाँ पे x के जगह पे उसका मान रखेंगे, तो 14 + 16, बोलो बोलो कितना होगा, 30। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी, क्लियर है बात। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अच्छा सवाल है ये, सवाल नंबर 5। देखो सवाल नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 25 अधिक है। इन तीन संख्याओं में से पहली और तीसरी के बीच का अंतर आपसे पूछता है। बहुत सुंदर सवाल करते हैं हम, देखो कैसे करेंगे। बोल रखा है कि तीन संख्या है, हमने मान लिया ओ संख्या को, एक को ए मान लिया,
एक को हमने बी मान लिया और एक को हमने क्या मान लिया, सी मान सकते हो आप मानने के लिए स्वतंत्र हो। हमने ए बी सी माना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोल रहा है कि पहली और दूसरी का औसत, पहली और दूसरी का औसत यानी ए प्लस बी सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 25 अधिक है। मतलब कि दूसरी और तीसरी का औसत हमने मान लिया सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अगर हमने इसको माना x, क्या माना x, तो जो पहली और दूसरी का औसत है वह तीसरी और दूसरी और तीसरी के औसत से 25 अधिक है। मतलब कि ये x प्लस 25 है। बोलो किसी को कोई तकलीफ? क्लियर है बात? अगर आपने इसको x माना तो ये x प्लस 25 होगा। क्यों होगा? सवाल के भाषा को पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ो। बोल रखा है तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का जो एवरेज है, जो औसत है, वह दूसरी और तीसरी संख्या के एवरेज से 25 अधिक है। मतलब हमने दूसरी और तीसरी के एवरेज को x माना तो पहला और दूसरी का जो एवरेज होगा वह उससे कितना ज्यादा होगा, 25 ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अब आ जाओ आगे, कहानी समझ रहे हो तो सवाल बनेगा। अब यहां से देखिए, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी का मान निकालते हैं। थोड़ा जगह कम है तो यहां जगह है मेरे पास, हम यहां बनाने का कोशिश। अब ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 50 हो जाएगा। और ये गुना करोगे तो b प्लस सी का मान आ जाएगा 2। अब हमें पहला और तीसरा का अंतर बोल रहा है, हम इसको कर दे माइनस कर। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये b से b हमारा खत्म, तो a माइनस सी, ये 2x से 2x खत्म, a माइनस सी का वैल्यू आ जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। ये आगे के सवालों की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। चलो भाई, ये सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। आप देखो क्या बोल रखा है, यदि ए का a%, ए का मतलब होता है गुना, a% का मतलब a बटा 100, ए का a% 81 है, मतलब 81 के। यहां से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 इंटू, अब यहां से ए की वैल्यू निकालोगे रूट अंडर 81, 81 का रूट निकालोगे कितना आएगा बताओ तो सब, 9 आएगा, और ये कितना आएगा 10 आएगा, तो 9 दहे कितना हो गया 90। इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है बात? यस। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 इज आपका काफी अच्छा सवाल है, एक बेहतरीन सवाल में का, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग इसके भाषा को नहीं समझ पाते और इस वजह से ये सवाल आपसे नहीं बना। तो ये अच्छा सवाल में आएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस टाइप का सवाल पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है, आगे जाके इसमें कुछ चेंज करके सवाल आपसे इस बार के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल इसी टाइप का सवाल का ट्रेंड है और इसी टाइप का सवाल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसको हम एक प्रैक्टिकल सवाल के तौर पे मान सकते हैं। तो सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल सवाल ही आते हैं। अब देखो यहाँ कहानी है कि अब से 10 वर्ष बाद ए की आयु अब से 10 वर्ष पहले बी की आयु से तिगुनी होगी। कितनी होगी? तिगुनी होगी। यदि ए, ठीक है, यदि ए बता सकता है, बोल रहा है यदि ए अब से 6 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है, यदि ए अब से, यानी यदि ए अब बी से 6 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु आपसे पूछ। भाई काफी सुंदर। हमने यहां से ए और बी के बारे में हमें यहां बात करना है, हमने बात किया। हमने बी को x माना तो ए उससे क्या है, उससे 10 कितना बड़ा है भाई, 6 साल बड़ा है, हमने इसको 6 साल बड़ा कर दिया। अब आप इस वाले लाइन को पढ़ो, अब से 10 वर्ष बाद ए की आयु, अगर ए अभी x प्लस 6 है तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है, अब से 10 वर्ष बाद बोल रहा है कि ए की आयु अब से 10 वर्ष पहले बी की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हमने इसमें 10 जोड़,
और बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी की आयु 10 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 10। इससे ये क्या हो जाएगा, ये जो a है वह इससे क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। ये आपसे बोल रहा, बोलो कोई तकलीफ यहां तक किसी को? क्लियर है बात? अब यहां से देखिए, अब इसको करोगे सॉल्व तो हो गया ये आपका करोगे तो हो गया 10x प्लस 60, सॉरी 60 नहीं 16 होगा, यहाँ गुना नहीं है प्लस है भाई, ये सब गलती ना करना। देखो यहाँ पे प्लस है तो 16 होगा, 16 ये हो गया 10x प्लस 16, और यहां देखो ये हो गया हमारा 3x, ये हमारा हो गया 3x माइनस 3, तो इधर करोगे तो हो जाएगा 7x, 10x में से 3x गया तो 7x, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा। क्लियर है बात? यहां से देखो ये 10x प्लस 16, ये हो गया 3x माइनस 30। क्लियर है चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये इसका तिगुना हो जाएगा, यस तिगुना बोल रहा है, राइस एज ऑल्ड ऑफ बी, ये हो गया 10x, सॉरी यहाँ 10x कहां से आएगा भाई, यही तो गलती हुआ है, गुना प्लस है ना, बार बार गलती हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। x प्लस 16 बराबर यहां गुना हो x माइनस, अब इसको एक साइड कर दो, ये उधर गया तो 2x हो गया, और ये इधर आया तो 46 हो गया, तो काटोगे तो 23 हो जाए, x बराबर 23 हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस का साइन है, याद रखिएगा, यहाँ गुना ब्रैकेट की वजह से हम बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, कोई बात नहीं होता है ऐसा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई, यानी x किसको माने थे, b की वर्तमान आयु आपने माना था, जो कितना आ गया 23 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। यस ऑप्शन नंबर डी आ गया, 32 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 23 होगा। क्लियर है? देखो एक बार फिर से समझाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इस सवाल को अंतिम से स्टार्ट करना, बोल रहा यदि a अब b से 6 वर्ष बड़ा है, मतलब हमने b को अगर x माना तो a जो होगा वह x प्लस 6 होगा, बिल्कुल। अब आपको पहला वाला लाइन पढ़ना, अब से 10 वर्ष बाद a की आयु, तो अगर आपका a x प्लस 6 है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 6 प्लस 10, a की आयु अब से 10 वर्ष पहले b की आयु की तिगुनी होगी, तो 10 वर्ष पहले b की आयु होगी x माइनस 10, इसका तिगुना हो जाएगा, तो गुना 3 यहां पे कर दिए। अब हमने इसको सॉल्व करके बस सीधा सॉल्व किया, यहां से x का मान निकाल दिया 23, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यही इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को देखो, एक आदमी ने एक मोबाइल खरीदा और उसके अंकित मूल्य से 20% कम भुगतान किया, ठीक है, अंकित मूल्य से 20% कम भुगतान किया, उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 45% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर उसको कितना का लाभ अर्जित हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना कहानी को समझ। एक आदमी एक मोबाइल खरीदा और उसके अंकित मूल्य से 20% कम भुगतान किया, तो मान लो हमने अंकित मूल्य ले लिया मोबाइल का 100, तो उसने कितना में खरीदा, 20% कम में खरीदा, मतलब 80 में खरीदा। अब बोल रहा है कि उसने जितना में खरीदा उस पे वह क्या कर रहा है, भुगतान की गई राशि पर 45% लाभ पर उसने बेच भी दिया, मतलब 80 में उसको 45% का लाभ हुआ। बोलो 80 का 45% लाभ निकालोगे, 5 दूना 5 नमा और 2, यानी उसको 36 का लाभ हुआ, ठीक है। 45% लाभ पर उसने बेच दिया, तो 45% लाभ का मतलब यानी जितना वो भुगतान किया उस पर वह 45% लाभ लेकर बेच दिया, मतलब कि 80 में उसको 36 का लाभ हुआ, 36 का लाभ हुआ मतलब बेचा कितना में, 116 में। अब आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर उसने कितना लाभ अर्जित कर लिया। आप खुद देखो, 100 के चीज को 116 में बेच रहा है भाई, तो कितना का लाभ हो रहा है, 16 का लाभ हो रहा है। 16 का लाभ आपको किस पे निकालना है, अंकित मूल्य पे 100 पे निकालना है, प्रतिशत में लाना है, गुना 100 करेंगे
100 से 100 कट गया 16%, यानी 16% का उसको लाभ हुआ। हालांकि आपको ये चीज करने का जरूरत नहीं है, 100 पे कोई चीज उतना ही परसेंट होता है, तो 16 का लाभ हुआ बोलो या 16% का लाभ हुआ, बात सेम होगा, क्योंकि 100 पे कोई चीज उतना ही प्रतिशत होता है। क्लियर है बात? चलिए अगले सवाल को हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। आ जाओ। ये 9 नंबर सवाल जो बोल रखा है यहां समझिएगा, एक निश्चित परीक्षा के 132 उम्मीदवारों में से सफल और असफल उम्मीदवारों का अनुपात दे दिया है 8:3। क्लियर है? यदि 6 और छात्र पास हो जाते, उत्तीर्ण हो जाते, तो आपसे बोल रहा है सफल तथा असफल छात्रों का नया अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि 132 उम्मीदवार था, जिसमें से पास और फेल था, यानी P4 पास F4 फेल। और इसका अगर हम अनुपात की बात करें तो इसका अनुपात कितना था? इसका अनुपात था 8:3। इसका मतलब पास और फेल मिला के टोटल कितने उम्मीदवार हुए? 8 + 3 यानी अनुपात 11। अनुपात 11 का वैल्यू कितना है? 132। यहां से अगर हम अनुपात 1 का मान निकालेंगे, भाई यहाँ पे पास फेल मिला के टोटल 11 अनुपात में विद्यार्थी है, और यहाँ विद्यार्थी की संख्या कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। खूब सुंदर। तो यहां से अनुपात 1 का मान निकालोगे तो 132/11 करोगे, तो बताओ ये कितना बार में कट रहा होगा? 11 का 11, 11 दूना 22, यानी 12 बार में ये कट रहा होगा। क्लियर? इसका मतलब पास उम्मीदवार जो होगा 8 अनुपात का मान निकालेंगे तो 12 × 96 होगा, और ये कितना होगा? 36 होगा। तो पास उम्मीदवार 96 हुआ और फेल उम्मीदवार 36 हुआ, टोटल मिला के 132 हुआ। अब तो 132 उम्मीदवार है, सर्टेन अमाउंट ऑफ उम्मीदवार दिया हुआ है, एक निश्चित परीक्षा के 132 उम्मीदवार में से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपसे क्या बोल रहा है कि अगर यदि 6 और छात्र उत्तीर्ण हो जाएं, अब देखो 132 में ही 6 उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब हमें पास वाला, पास जो फेल वाला को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 और छात्र उत्तीर्ण हो जाएं तो सफल और असफल छात्रों का नया अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहां लोग गलती कहां करते हैं? देखो भाई, पास और फेल का नया अनुपात हमसे पूछ रहा है। अगर 6 और यहां पे पास होगा तो 96 था, 6 और पास हो गया। लेकिन अगर यहां 6 और पास होगा तो यहां से 6 घटेगा ना, क्योंकि फेल वाला ही तो पास हुआ होगा। ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 100, आप यहां से करोगे तो 12, और ये हो गया 10, तो ये हमारा हो गया 102, और ये हो गया हमारा 30, तब ना 132 होगा। 132 ही है उम्मीदवार, तो अगर 6 और इधर पास हुआ तो इधर 6 घटाना पड़ेगा फेल वाला, कि फेल वाला ही पास हुआ होगा, अलग से कहीं से आया नहीं होगा, क्योंकि 132 उम्मीदवार ही हैं। यहां लोग गलती करते हैं। अब नया अनुपात निकालोगे तो निकालो, काटो इसको। कैसे काटोगे? तो आराम से काटते, 2 से 2 बचे, 2 1 2 15, 3 से काट दो, 3 17, और 3 25, 17:5। 17:5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट 6 जोड़ देते हैं, और उसके बाद इसमें घटाते नहीं है। 36 में नहीं घटाओगे भाई, 132 उम्मीदवार ही हैं, ये बात ध्यान रखना है। अगर 6 नहीं घटाओगे ना तो टोटल 132 + 6 138 उम्मीदवार हो जाएगा, और परीक्षा में 132 उम्मीदवार ही हैं। तो नॉर्मल ये गलती लोग करते हैं, और ऑप्शन भी वैसे ही सेट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। चलिए 10 नंबर सवाल है कि 17 गेंद को 840 रुपया में बेचने पर, अच्छा सवाल है ये भी, 17 गेंद को 840 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद की लागत है। देखो भाई, बहुत सुंदर, देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है ना, ये वाला लाइन पढ़ो। अगर वो 17 गेंद को बेच रहा है तो उसको 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। आप बताओ, अगर वह 17 गेंद बेच रहा होगा तो आपको एज्यूम करके चलना है कि वह 17 गेंद खरीदा होगा, तभी तो 17 गेंद बेचेगा। बोलो, अगर वह 17 गेंद बेच रहा है तो इसका मतलब वह 17 गेंद खरीदा होगा, और उसको हो क्या रहा है? हानि हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो अगर हम लॉस की बात करते हैं तो सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है। सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है। तो 17 अगर बेच रहा है तो 17 खरीदा होगा, तो 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी बराबर कितना का लॉस हो रहा है? बताओ तो 5 गेंद के सीपी इतना लॉस हो रहा है, तो 5 के सीपी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
अब हम सीपी को एक साइड और एसपी को एक साइड करके हम रेशियो बना लेंगे। तो 17 सीपी में से 5 सीपी गया तो क्या होगा बताओ तो? 17 सीपी में से 5 सीपी गया तो क्या होगा? 12 सीपी, और इधर हो गया 17 सीपी। तो सीपी बटा एसपी का रेशियो, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, याद रखिएगा ये बात। अब यहां से आपका आ गया ये 17/12, क्लियर है बात? सीपी आ गया 17 इकाई, एसपी आ गया 12 इकाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आपसे बोल रखा है कि 17 गेंद को 884 में बेचा है, तो इसका मतलब ये 12 इकाई का वैल्यू जो है 840, सॉरी 12 इकाई का वैल्यू जो है वह 840 है। यहां से जब हम एक इकाई का मान निकालेंगे तो 840/12, बोलो कितना बार में कट जाएगा ये? 12 सत्ते 84 नहीं 70, यानी ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा। अब हमें अगर इसका सीपी निकालना है टोटल बॉल का, तो यहां से 17 का मान निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17 गुना 70, यानी आ जाएगा ये हमारा, सॉरी 17 गुना 70, ये हमारा आ जाएगा 1190। ये 1190 टोटल बॉल का होगा। बॉल टोटल कितना है? 17 गेंद है। ठीक है, कितना गेंद है? 17 गेंद है, तो हमें एक बॉल का निकालना है। तो 1190 टोटल 17 बॉल का है, इससे 17 से भागा दे देंगे तो एक बॉल का निकल जाएगा 70 रुपया। तो आंसर होगा 70 रुपया। क्लियर है बात? आंसर होगा 70 रुपया। यहां पे समझना है कि अगर वह 17 बॉल को बेच रहा है तो 17 बॉल वह खरीदा होगा, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी बराबर 5 का सीपी जितना लॉस हो रहा है। हमने सीपी एसपी का रेशियो निकाला। यहाँ पे एसपी 12 इकाई है, यहाँ पे एसपी 840 है 17 बॉल का, 12 इकाई का वैल्यू 840, एक इकाई का वैल्यू 70 आ गया। तो एक इकाई का वैल्यू जैसे 70 आया तो 17 इकाई का वैल्यू 1190 आ गया। 1190 रुपया जो क्रय मूल्य है वह कितना बॉल का है? 17 बॉल का है। तो एक बॉल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1190 बटा कितना कर दिए? 17 कर दिए, यानी 70 रुपया होगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। देखो सवाल नंबर 11 बेहद आसान तो बोल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा सवाल भी है। ठीक है, देखो बोल रहा है ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, ए बी से दुगना अच्छा काम करता है। चलिए ए जो है वह बी से दुगना अच्छा कार्यकुशल है। बी अगर एक काम कर रहा है तो ए दो काम कर रहा है, ये इसकी क्षमता आ गई। अब बोल रहा है दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, मतलब कि दोनों मिलके 14 दिन में जितना काम करेगा वह टोटल काम होगा, हाँ ना बोलो? दोनों मिलके 14 दिन में जितना काम करेगा वह टोटल काम होगा। तो दोनों मिलके, इफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का, तो ये एक दिन में दो काम कर रहा है, ये एक दिन में एक काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में तीन काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? तीन काम करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन में अगर तीन काम करेगा, ठीक है, तो 14 दिन में कितना काम करेगा? 3 गुना 14, 3 गुना 14, तो टोटल काम आ गया 42। अब बोल रहा है ये टोटल काम आ गया, टोटल वर्क। अब बोल रहा है अगर ये 42 काम को ए अकेला करेगा, तो आप बताओ ये 42 काम को ए कितना दिन में कर देगा? 42 काम को ए अकेला अगर करेगा तो एक दिन में ए कितना काम करता है? दो काम। तो 42 काम को करने में 42/2, 42/2 यानी 21 दिन ले लेगा। 21 डे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों का क्षमता दिया हुआ था कि ए की जो क्षमता है वह 20 से दुगनी है, दोनों मिलकर काम को जो 14 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में दोनों दो और एक तीन काम कर रहा है, तो 14 दिन में 42 काम करेगा, तो जो 42 काम होगा वह टोटल काम होगा। अब आपको बोल रहा है इस 42 काम को अगर हम किससे करवा दें? ए से करवा दें, तो ए एक दिन में दो काम करता है, तो 42 काम को करने में कितना दिन लेगा? 21 दिन लेगा, तभी तो 21 दूना 42 काम कर देगा। सीधा सीधा कहानी को समझ। चलिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 देखो बोल रखा है, ये मेंसुरेशन का सवाल है या ज्योमेट्री का, जैसे बोल रहा है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक जीवा जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो तार की लंबाई बताओ क्या हो? तार की लंबाई आई का हिंदी नहीं है, कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है, ये तार नहीं है, कॉर्ड। क्या यहां पे ना तार के जगह पे जीवा कर लीजिए कि जीवा की लंबाई है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी में चलती हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है तार के जगह ना जीवा है। अब यहाँ देखो
सही है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। तो बताओ लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहला चीज सेंटर है, सर्कल है, और यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड यानी जीवा। जीवा क्या होता है पता है सबको? जीवा होता है परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जीवा कहलाती है। ये हमारा जीवा होता है। अब यहां से क्या होता है, ये यहां से ये डिस्टेंस जो है वह 5 है, और ये रेडियस जो दे रखा है वह दे रखा है 13। देखो यहां पे 90 का कौन बनेगा? तो सबसे पहला चीज, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये इसका प्रमेय, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्लियर है बात? अब यहां से देखो कहानी। अब आप बताओ, ये 5 है, ये 13 है। देखो कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, इसे आपको याद रखना है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो आपका पेपर में बहुत टाइम बचता है, अन्यथा पाइथागोरस थ्योरम तो आपके पास है ही। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? अगर आप क्लास जो बेसिक क्लास फाउंडेशन क्लास अगर आप करोगे तो यहां पे आपको ये बात पता चलेगा कि आखिर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता कैसे है। क्लियर? अभी हम फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जिसको लेके हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत टाइम बचता है। जैसे ये 5 है, ये 13 है, तो ये होगा 12, 5 12 13। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये 12 तो ये भी 12, ये क्या हो गया 12 12 क्या हो गया 24, यानी ये वाला पूरा लेंथ आ गया 24। हमसे जीवा की लेंथ पूछ रही थी 24। किन्हीं को लगता है सर ये 12 आपने कैसे लाया? कोई बात नहीं है भाई, पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। तो यहां से आप करोगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो यहां से आप करोगे तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, यहां से आप लाओगे 144। 144 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो ये 12 आया हुआ है। क्लियर है बात? ये 24 हो गया। अगला सवाल आते हैं। सवाल नंबर 13 बोल रहा है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या बोल रहा है कि बताओ कि बड़ा संख्या कौन होगा। ठीक है, बड़ा संख्या कौन होगा? देखो भाई मेरे, सबसे पहला चीज देखो, इस सवाल को बनाने के लिए तो बेसिक मेथड है। इस सवाल को आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हो। दो संख्या का जो रेशियो है वह 5:8 है। हम एक मेथड यहां पे बताएंगे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, ये आपके सवालों को विद इन ए सेकेंड आपका आंसर करके देगा। ये देखो, ये सिखाते फिर हम बेसिक भी सिखा देंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखो। इस मेथड में क्या है कि दो नंबर का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? 5:8 दिया। क्लियर है बात? क्या दिया हुआ है? 5:8 दिया हुआ। बोल रहा है कि यदि हम प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 5 ऐड करते हैं तो वह अनुपात 2:3 हो। मतलब कि ये 2:3 कब होता है? जब दोनों में 5 5 ऐड करते हो। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, पहले क्या होता था ना, एक खिलौना आता था, पता है सबको, सांप वाला खिलौना। देखिए थोड़ा सा इस टाइप का खिलौना से आप खेले होंगे। ये सांप वाला खिलौना आता था, यहाँ पे कैची बना होता था और यहाँ पे सांप रहता था। जैसे आप इसको दबाते थे तो ये आगे भागता था। वही खिलौना वाला कहानी यहाँ पे लगाना। देखो ये खिलौना होता था, थोड़ा अच्छा से बना देते, ऐसे होता था, ऐसे होता, फिर ऐसे होता था, ऐसे होता था, यहाँ कैंची टाइप का होता था जहां पे आप उंगली फंसा सकते थे। और ये वाला थी, ये वाला इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मैथ। ये वाला आपको बहुत जगह पे मिला होगा ये खिलौना।
ठीक है। अब जैसे आप आगे खींचिएगा ये आगे भागता है, तो ये मेथड से हम सवाल को करेंगे, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखो बेसिक भी बताएंगे हम, ध्यान से देखो। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। यहां देखो ये करोगे, ये करोगे तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा। ये देखो ये संख्या है, अंक में है और ये यूनिट में होगा। ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 इकाई, ये 15 इकाई, और ये हमारा क्या हुआ 15, ये हो गया हमारा कितना 15, और ये हमारा कितना हो गया 10, और ये हमारा 15, और ये हमारा कितना हो गया 16। तो जो इन दोनों का अंतर है, बोलो इन दोनों का अंतर कितना का अनुपात में 1 का, और यहाँ पे अंतर कितना का है 5 का, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। क्लियर है, हमेशा अंतर बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। आपसे बोल रहा है कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बोलो बड़ी संख्या क्या 8 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 5, तो 8 का वैल्यू 8 पचे 40, 40 हो जाएगा। आप इस मेथड के तहत बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। आप इससे आय व्यय खर्च से रिलेटेड सवाल भी बना सकते हैं। इसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, ऊपर में सेम ऐसे गुना करते हैं। इन दोनों का जो अनुपात में अंतर होगा वह इसके अंतर के बराबर होगा, क्योंकि ये अंक में आया हुआ है। तो अनुपात 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 8 हमें बड़ा वाला निकालना है, तो 8 का मान 40 के बराबर हो गया। अब आपको लगता है नहीं सर हम इस सवाल को बेसिक से हमें करना है, तो बेसिक मेथड इसका ये है, देखो यहाँ पे बताते हैं। इसका बेसिक मेथड है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो हमने एक संख्या 5:8 है, तो यहां पे हमने ले लिया ये हमारा 5x है, ये हमारा 5x है, और ये हमारा 8x। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दें, मतलब 5x में भी 5 जोड़ते हैं और 8x में भी 5 जोड़ते हैं, ये 2/3 हो जाता है। तो बड़ा संख्या निकालना है, इसको क्रॉस गुना करना है। जैसे आप इसको करोगे क्रॉस गुना, तो हो जाएगा 15x + 15, और हो जाएगा 16x + 10। तो 16x में से 15x गया, x, और 15 में से 10 गया तो 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें बड़ा संख्या बोल रहा है, तो 8 × 5, यहां से भी देखो 40 आ रहा है। तो आपको जैसे बनाना है बनाओ, सर आपका वही निकलेगा। मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सॉरी इसको बेसिक में हम बोलते हैं। इसके पहले वाला मेथड का जो नाम था वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था। ये कैसा मेथड है, इस मेथड को हम बेसिक मेथड। तो हमने इस सवाल को करने के 2 मेथड बताए। एक हमने आपको बताया कि पेपर में आप सवाल को जल्दी कैसे करोगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था, जो हम इसके उस मेथड से आप बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। एक रोम्बस के विकर्ण दे रखे हैं, 24 और 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखो रोम्बस का यानी जो समचतुर्भुज होता है, ये जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पे प्रतिच्छेद, एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद। तो सबसे पहला चीज ये 24 है और ये 10 है, ये 12-12 हो गया, और ये 5-5 हो गया। अभी हमने सिखाया था पाइथागोरस ट्रिपलेट, यहाँ पे 90 का बनेगा क्योंकि राइट एंगल पे प्रतिच्छेद करता है। हमने बताया था 5, 12, 13 बताए थे कि नहीं बताए थे, तो इसका मतलब ये 13 होगा। और समचतुर्भुज यानी रोम्बस के सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सब 13-13, 5, 12, 13। अब किन्हीं को लगता है नहीं सर ये लंब है और ये आधार है, तो ये कर्ण निकाल लेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां से आपका हो जाएगा 44, ये हमारा हो जाएगा 144, 144 + 25, यह आ जाएगा √169। यहां से आप निकालोगे तो हमारा हो जाएगा 13, मतलब ये 13 है, और सब 13-13 होगा, तो 13 परिमाप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना 13, तो 13 चौके क्या आ जाएगा 52, तो 52 इस सवाल का उत्तर। तेरा बात, अगला सवाल। सभी भुजाएं बराबर होती है रोम्बस की, और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल, विकर्ण का मतलब आपका डायगोनल, वह एक दूसरे को समकोण पे क्या करता है, प्रतिच्छेद। तेरा बात, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 बोल रहा है गोपाल ने अपनी पूंजी का 1/3 7% पर, 1/4 8% पर और शेष 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि उसने एक वर्ष में ब्याज के रूप में
कितना 1946 रुपया लाभ अर्जित किया, तो उसकी पूंजी ज्ञात करो क्या होगा। सर अब देखो यहाँ कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा कहानी क्या है। यहां पे बोल रखा है कि गोपाल ने अपनी पूंजी का, गोपाल ने अपने पूंजी का एक तिहाई, वन थर्ड क्या किया भाई गोपाल जी ने, वन थर्ड जो है वह 7% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश किया। ठीक है, वन थर्ड 7% से निवेश किया, वन फोर्थ 8% से निवेश किया, वन फोर्थ क्या किया 8% से निवेश किया, और जो शेष बचा उसको 10% से निवेश किया। अब जो शेष बचा उसको उसने 10% से निवेश किया गोपाल जी ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यदि उसने एक वर्ष में टोटल कितना लाभ अर्जित किया, 1946 रुपया लाभ अर्जित किया, तो बोल रहा है बताओ गोपाल जी ने कितना पूंजी लगाया था, उसका कैपिटल क्या था गोपाल जी का, भाई बताइए मुरली जी, गोपाल जी का कैपिटल क्या था। चलिए अब देखिए, अब मुरली जी निकालने में लगे हैं कि भाई गोपाल जी का कैपिटल हम आज निकाल के रहेंगे। चलिए मुरली जी भी मेहनत कर रहे हैं कि क्या गोपाल जी का कैपिटल हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हम इधर निकालते हैं भाई। चलिए अब यहां से देखो, ये वन थर्ड ये वन फोर्थ है, तो वन थर्ड और वन फोर्थ है, तो हम क्या करते हैं, हम पूंजी को अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नंबर मानते हैं जो इन दोनों से कट जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम हम ले लेते हैं 12, मतलब हमने पूंजी को 12 मान लिया, गोपाल जी का टोटल कैपिटल था 12। अब गोपाल जी ने क्या किया कि 12 का जो वन थर्ड है, 12 का वन थर्ड कितना हुआ 4, उसको 7% से निवेश किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसको यहां से अर्जित की, गोपाल जी ने अर्जित किया 28%, 28% उसने यहां से लाभ अर्जित कर लिया। फिर 12 का वन फोर्थ गोपाल जी ने 8% से, तो 12 का वन फोर्थ 3 को अगर 8% से निवेश किया तो उसको 24% यहां पे लाभ अर्जित होगा। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा होगा, तो उसने 4 और 3 7 निवेश कर लिया, 4 हुआ ना, 12 का वन थर्ड 4 हुआ, 12 का वन फोर्थ 3 हुआ, टोटल 12 पूंजी है, तो 4 और 3 7 हो गया, तो बचा 5, बचा कितना 5, तो 5 को उसने, शेष को उसने 10% की ब्याज से निवेश किया, तो 10% से यहां कमा लिया 50%। टोटल उसने कितना लाभ अर्जित कर लिया परसेंटेज में भाई, इसके लिए हमें बोर्ड चाहिए, लेकिन यहां पे हम मिटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं। तो यहां पे देखो कि टोटल उसने कितना लाभ परसेंटेज में अर्जित कर लिया, तो टोटल उसने परसेंटेज में लाभ अर्जित कर लिया 28%, 24% और 50%। तो यहां से जब आप जोड़ोगे तो 12 और ये हमारा आ गया 7 2 9 9 और हाथ में एक था 10, तो 102% लाभ अर्जित कर लिया यहां पे। यानी जो 102% का वैल्यू है, यानी 102/100 का जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, वह लाभ यहां पे कितना का हो रहा है 1946 के बराबर है। किसके बराबर है बताओ, 1946 के बराबर है। अच्छा सवाल है ये, तो 1946 के बराबर है। यहां से एक का मान निकालोगे तो यह आ गया हमारा इतना गुना 100/102। अब आप बताओ हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालना है, तो पूंजी आपने क्या माना था, टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल आपने क्या माना था 12 माना था ना, क्योंकि आपने ये 3 और 4 का एलसीएम ले लिया था, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ, तो हमें इस 12 का मान निकालना है। तो 12 का मान होगा 1946 इंटू 100 गुना, सॉरी 102 बट्टा में और गुना में 12, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 17,600। क्या आएगा 17,600 आएगा, 17,600 इज राइट आंसर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, चीजें आ रही समझ में। गोपाल जी अपने पूंजी का वन थर्ड 7% पर, वन फोर्थ 8% पर, और जो शेष बचा हुआ 10% की ब्याज की दर पर निवेश कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि यदि उसने एक वर्ष में टोटल कितना ब्याज के रूप में लाभ अर्जित कर लिया 1946 रुपया, तो आपसे बोल रहा है कि बताओ गोपाल जी की पूंजी क्या थी। तो हमने क्या किया, हम कैपिटल को अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये जो हमारा वन थर्ड था और ये जो हमारा वन फोर्थ था उसका हम उसी के रिस्पेक्ट में माने कि वन थर्ड और वन फोर्थ, तो हम कुछ भी पूंजी मानेंगे, जो भी पूंजी मानेंगे हमें इसको, जो भी मान लो हमने एक्स पूंजी माना, तो उसको हमें इस वन थर्ड से कटाना है, हमें उसको इस वन फोर्थ से कटाना है।
क्यों ना हम ऐसा नंबर माने जो 3 और 4 से कट जाए, तो हमने उसका एलसीएम मान लिया, मतलब हमने पूंजी को माना 12, इसी वजह से हमने पूंजी को 12 माना। क्लियर है? अब बोला कि 12 का जो 1/3 है वह 7% पर निवेश किया तो उसको 28% लाभ अर्जित हुआ। 12 का 1/4 जो है वह 8% से निवेश किया तो उसको 24% लाभ अर्जित हुआ। तो 12 था और उसने कितना निवेश कर लिया, 4 3 7 निवेश कर लिया, तो शेष बचा 5। 12 में से 7 गया तो 5 ही बचेगा, और 5 को शेष को उसने 10% से निवेश कर लिया तो यहाँ पे लाभ हो गया 50। तो टोटल उसने लाभ कितना अर्जित कर लिया, 102%, यानी 102/100, और इधर लाभ कितना अर्जित किया, 1946। तो हम यहां से एक का मान निकालेंगे, तो 1946 गुना 100/102। अब हमें कैपिटल चाहिए तो 12 का मान निकाल लिए 17,000। सुंदर, अगला सवाल आ जाओ। ये सवाल है कि रोहित ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन में 120 किलोमीटर की यात्रा की और आगे उसने बस से 20 मिनट की यात्रा की और 13 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। चलिए भाई मेरे रोहित जी, आइए देखते हैं आपका सवाल कैसे बनेगा। देखो भाई, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है, तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन। जो औसत गति होता है, एवरेज स्पीड होता है, वह होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। ठीक है, तो यहां पे कुल दूरी की अगर हम बात करते हैं तो कुल दूरी कितना होगा, 120 और 13, 120 प्लस 13, और लिया गया समय तो 120 को 60 के स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा ले लेगा, और प्लस यहाँ पे 13 20 मिनट, तो 20 मिनट को हम 20/60 का, तो यहां से आप करोगे तो हो गया 133/2 प्लस 1/3, तो हो गया 133 कुल दूरी बटा लिया गया समय, ये 2 घंटा और 1/3, तो यहां से आ जाएगा कितना, ये और एक 7/3। 3 को भेज दो ऊपर, 3/7, 7 से काटो 19, इस दिया कितना हो जाएगा 57। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 से 19 बार में कट जाएगा ना दोस्त, बिल्कुल कट। बहुत सुंदर, अगला बताओ भाई। अगला 17 नंबर सवाल है, एक संख्या जिसका 5वां भाग, तो एक संख्या मान लो हमने x लिया, उसका 5वां भाग यानी x/5। बोल रहा है भाग में 4 बढ़ाने पे तो 4 बढ़ा दो, बोल रहा है उसका 1/4, x का 1/4 में, बोल रहा 16 कम करने से 16 कम कर दो तो वो बराबर हो जाता है, तो बराबर हो गया, कम होने के बराबर है, बराबर है वो। तो बताओ वह संख्या क्या होगा, मतलब x निकालना है। x को एक साइड करो तो x/5 माइनस x/4। क्या ऐसा करो ना, नेगेटिव से काहे पल्ला करोगे, ऐसा करो, ऐसा तो उधर लेके चले जाओ, x/4 माइनस x/5, खूब सुंदर। अब ये वाला उधर चला गया और ये वाला इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 16 + 16 यानी 20, 4 + 16 20 होगा ना दोस्त, होगा भाई, होगा भाई, कर लिए। चलिए अब यहां से करो, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। अब यहां से आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो यहां से आप इसको सॉल्व करके x का मान निकाल दो। यहां से जब आप निकालोगे तो इसका एलसीएम क्या करोगे आप, इसका एलसीएम 20 होगा। यहां से कर लोगे तो ये हमारा हो गया 5x, ये हमारा हो गया 4x, और ये हमारा हो गया 20 यस। अब यहां से निकालो तो x बराबर 20 गुना 20, 20 गुना 20 क्या होता है, इतना भी नहीं आता आपको, 20 गुना 20 क्या होगा 400, आंसर क्या हो जाएगा 400। हो गया, क्लियर है बात। देखो यहाँ पे ना भाषा को समझना है, अगर भाषा को नहीं समझे तो सवाल में नाक रगड़ते रहोगे, सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात बोला एक संख्या, तो एक संख्या का 5वां भाग तो x/5, उसमें 4 बढ़ाने पे तो हमने 4 बढ़ा दिया। बोल रहा है उसका 1/4 यानी x/4, उसमें 16 कम करने पे उसके बराबर हो जाता है, तो बराबर हमने कर दिया, और यहां से हमने x का मान निकाला। और इसी के साथ ये क्लास आपका हो गया समाप्त। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, ठीक है, तब तक
आपके रीजनिंग वाले सर आ चुके हैं, अब रीजनिंग वाले का सर का डिस्कशन होगा, वेट करिए।